हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटो वी के साथ दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। दोस्तों हम आपको पूरा एक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने का कमिटेड हैं और आपको मैंने बता भी दिया है कि पूरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा। और जैसे कि दोस्तों हमारे इंग्लिश ग्रामर में ऑक्सिलरी वर्ब का टॉपिक चल रहा है और दोस्तों उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो हमसे जुड़े हैं वो हमारी जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख लें पीछे के। और आप लोग अगर जितना पीछे से वीडियो देख के आएंगे उतना ही आगे आपको आने वाले कंटेंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और बिना दोस्तों आपका समय लिए दोस्तों एक छोटी सी एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने पीछे क्लासों में मैंने बात की थी कि ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा मैंने बताया था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और हमने इसमें बात की थी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 3 प्रकार की होती हैं। टू बी वर्ब, और दूसरा मैंने बताया था टू हैव वर्ब, और तीसरा हमने बताया था टू डू वर्ब। दोस्तों ये हमने 3 प्रकार बताई थी। टू डू वर्ब डू डज डिड, और टू हैव वर्ब हैज हैव हैड, और टू बी वर्ब इज एम आर वाज वर्ब। हमने इनका प्रयोग पीछे क्लास में अच्छी तरीके से बता चुका हूं। और दोस्तों एक क्वेश्चन आता होगा कि हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी और मॉडल में क्या अंतर है? प्राइमरी एंड मॉडल, इसमें डिफरेंस क्या है इन तीनों में? तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों हम वो कहते हैं, जैसे अगर हम वाक्य को लें, राम इज गोइंग टू मार्केट, तो हम क्या देखते हैं कि इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि गो हमारी मेन वर्ब है। और जब ये हमारी हेल्पिंग वर्ब किसी मेन वर्ब की सहायता करती है तो हम ऐसी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन जब यही क्रिया स्वयं, उसमें जब मेन वर्ब नहीं होती, स्वयं मेन वर्ब का वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों की भूमिका निभाने लगती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, तो हम इसको क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। जैसे ये हमारा हो गया, क्या है? ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पर लें, आई हैव अ बुक, तो यहाँ हम क्या देखते हैं? हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर कोई मेन वर्ब तो है नहीं जिसकी ये सहायता करे, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी मुख्य क्रिया का काम कर रही है, इसलिए इसको हम लिंकिंग वर्ब या नेशनल वर्ब के नाम से जानते हैं। इसमें मेन वर्ब है गोइंग, और इज हमारा क्या कर रहा है? गोइंग की सहायता कर रहा है, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ हैव के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, और लेकिन ये स्वयं
हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी मेन वर्ब का कार्य करता है, इसलिए हम इसको लिंकिंग वर्ब या नेशनल वर्ब कहते हैं। अब रही प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी में अंतर। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी। दोस्तों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग जो हम करते हैं, इसका प्रयोग हम नंबर के अनुसार करते हैं। नंबर के अनुसार, जैसे नंबर क्या होता है, या तो सिंगुलर में होगा या वो प्लूरल में होगा। और हम जब सिंगुलर और प्लूरल नंबर के अनुसार अगर देख करते हैं तो वो हमारा कहता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे हमने इज एम आर वाज वर्ब बताया, तो इज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं, वहीं हम आर का प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं। हैज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं, और हैव का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करते हैं। डू का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करते हैं, डज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं। हम इसमें क्या देखते हैं कि हम इसमें सब्जेक्ट का नंबर देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है कि सिंगुलर है। लेकिन जब हम बात मॉडल ऑक्सिलरी की करते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी में ऐसा नहीं होता है। मॉडल ऑक्सिलरी में ऐसे एग्जांपल के तौर पर हम कैन को लें, तो कैन चाहे वो आई आए, चाहे वी आए, चाहे ही आए, चाहे सी आए, चाहे इट आए, कुछ भी आए, हम उसके साथ कैन ही रखेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कुछ लोग मानते होंगे कि विल सेल तो आई वी के साथ प्रयोग होता है और बाकी सेल के साथ विल का प्रयोग होता है और आई वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। दोस्तों ऐसा होता है मानते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी बात पर जब जोर देते हैं तो इनकी पोजीशन में हम बदलाव कर देते हैं। आपको जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ाएंगे तो हम उस पर विस्तार से बात करेंगे कि जब हम किसी बात पर स्ट्रेस डालते हैं, जोर देते हैं, तो हम इसकी पोजीशन में बदलाव कर देते हैं। लेकिन टू बी वर्ब में ऐसा नहीं होता है कि हम यू के साथ कभी भी इज का प्रयोग कर दें। उम्मीद है कि दोस्तों समझ गए होंगे, और अगर हम समझ गए होंगे तो दोस्तों हेडिंग बनाइए आप लोग यूज ऑफ कैन, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की हेडिंग बनाइए यूज ऑफ कैन। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने हेडिंग बनाया होगा यूज ऑफ कैन। दोस्तों कैन का प्रयोग हम करें उससे पहले हम मॉडल के बारे में जान लेते हैं। मॉडल किसी भी क्रिया के अवस्था या उसके भाव को बताता है। इसको मोड भी कहते हैं और मोड्स भी कहते हैं, यानी किसी क्रिया के अवस्था या भाव को बताता है, उसको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्रिया यानी वर्ब की अवस्था या भाव को बताता है। अगर हम अब हेडिंग बनाएंगे यूज ऑफ कैन। कैन का अर्थ होता है सकना, यानी किसी को करने की एबिलिटी। इसके लिए इसके निम्नलिखित प्रयोग होते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर बात हम यूज वन की करें तो कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी एवं कैपेबिलिटी के भाव में किया जाता है। पावर का मतलब शक्ति है, एबिलिटी का मतलब योग्यता है, और कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। हम सब इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। वी ऑल कैन पास दिस एग्जाम। तो हम पास कर सकते हैं, तो इसमें क्या है, पावर है, एबिलिटी है, योग्यता है, कैपेबिलिटी यानी क्षमता है। तो दोस्तों हमको जो एग्ज़ाम पास करने की योग्यता होती है, क्षमता होती है। हम किसी एग्ज़ाम को पास एबिलिटी यानी योग्यता के आधार पर करते हैं। वी ऑल कैन पास दिस एग्ज़ाम। राज्यपाल विधान परिषद को भंग कर सकते हैं, यानी गवर्नर कैन डिजॉल्व स्टेट असेंबली, यानी
ये तो हो गई शक्ति की बात, क्योंकि राज्यपाल को ये शक्ति मिलती, पावर की बात करता है कि राज्यपाल के पास ये पावर होता है किसी भी विधानसभा को यानी स्टेट असेंबली को भंग कर सकते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सभी छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ऑल स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश, यानी बोलने की क्या होती है, क्षमता होती है या योग्यता होती है। और दोस्तों जैसे कि हम बात कर लिए कि हमको कैन 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 जो होता है वो पावर, एबिलिटी और कैपेबिलिटी को दर्शाता है। पावर का मतलब होता है शक्ति और एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, कैपेबिलिटी का मतलब क्षमता को दर्शाता है। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक जान लिया होगा। अब आगे रिमार्क में बनाई लिखिए दोस्तों, आगे हेडिंग बनाइए रिमार्क। रिमार्क का मतलब जो वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट होता है। ये तो हम टेंस थे, लेकिन रिमार्क हम जब भी बनवाएंगे ये समझ लीजिएगा कि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बताएं। दोस्तों हम रिमार्क में क्या देखेंगे, कैन के साथ कभी भी एबल एवं कैपेबल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी बताया था कि रिमार्क हमेशा जो हम लिखवाएंगे ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसे कि अगर हम कैन के साथ एबल और कैपेबल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में कैन के साथ एबल और कैपेबल का यूज़ कर देता है, जिससे वो गलत हो जाते हैं। जैसे कैन का मतलब ही होता है या तो पावर या एबिलिटी या कैपेबिलिटी होता है, यानी एबिलिटी मतलब एबल, इससे ले लिया, कैपेबिलिटी मतलब कैपेबल। तो दोस्तों जब कैन का मतलब ही यही होता है तो हमको एक्स्ट्रा एबल और कैपेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि अतिशयोक्ति या सुपरफ्लॉस ना हो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यू कैन बी एबल टू पास दिस एग्ज़ाम। दोस्तों यहाँ कैन का यूज हुआ है और यहाँ एबल का यूज हुआ। तो मैंने बताया कि कैन और एबल दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, इसलिए सेंटेंस गलत हो जाता है। दूसरा वाक्य लेते हैं, यू आर एबल टू पास दिस एग्ज़ाम। इसमें एबल तो है लेकिन कैन का कहीं भी प्रयोग देखने को आपको नहीं मिलेगा, इसलिए एग्ज़ाम सही है, एग्जाम्पल सही है। क्योंकि दोस्तों अगर कैन का प्रयोग करते तो एबल नहीं आता, एबल का किए तो कैन नहीं आया। तो यहाँ पर यानी यू आर एबल, आप सक्षम हैं, टू बी पास दिस एग्ज़ाम, आप इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। यू कैन पास दिस एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो यहाँ भी एबल या कैपेबल का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि कैन का प्रयोग तो हुआ है और कैन का प्रयोग ही मतलब होता है या तो पावर को बताएगा, एबिलिटी बताएगा, कैपेबिलिटी बताएगा। तो यहाँ पर एबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम को पास करने की, और कैन हमारा क्या दर्शाता है, एबिलिटी। तो ये भी एग्जाम्पल हमारा सही है। ये बात हमेशा नोट कर लीजिएगा कि एबल और कैपेबल कभी कैन के साथ नहीं आता है। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताएं। दोस्तों उसी रिमार्क में हम 2 नंबर पे नोट कर लें कि इनेबल के साथ, इनेबल का मतलब होता है सामर्थ्य बनाना, किसी चीज को सामर्थ्य बनाना हमारा क्या कहलाता है, इनेबल। किसी चीज को सामर्थ्य बनाना क्या होता है, इनेबल। यानी इनेबल के साथ कभी भी मेक का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों इस बात को दूसरे नंबर में नंबर 2 डाल के नोट कर लीजिए उसे रिमार्क में
कि इनेबल के साथ कभी भी मैक का प्रयोग नहीं किया जाता। पहले मैंने क्या जाना था कि हम कैन के साथ एबल और कैपेबल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें क्या जानेंगे कि इनेबल के साथ हम मेक का प्रयोग नहीं करेंगे कभी भी। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, जापान टेक्नोलॉजी हैज मेड जापान इनेबल इन ऑल फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। यानी कहने का मतलब है कि जापान टेक्नोलॉजी हैज मेड, जापान टेक्नोलॉजी बनाती है, जापान यानी जापान को इनेबल यानी सक्षम या सामर्थ्य बनाती है इन ऑल फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो दोस्तों यानी जापान की टेक्नोलॉजी जापान को सारे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड्स में उसे सक्षम बनाती है। सटीक अर्थ हमारा ये निकलता है। लेकिन हमारा नोट क्या कहता है या रिमार्क क्या कहता है कि इनेबल के साथ कभी भी मेक का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ मेक की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इसलिए हम इसमें से किसी एक को तो रिमूव करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट एग्जांपल उसी का देखते हैं। जापान टेक्नोलॉजी हैज मेड जापान इन ऑल फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। यानी जापान की टेक्नोलॉजी जापान को बनाती है इन सारे क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में वस्तु उत्पाद के माध्यम सारे क्षेत्रों में उसको इनेबल यानी सक्षम बनाती है। तो दोस्तों हमने क्या किया कि मेड को रखा और जापान इनेबल को हटा दिया। अब कुछ लोग कहते होंगे, सोचते होंगे कि इनेबल को रखें और मेड को हटा दें, मेक को हटा दें। तो इसलिए हम मैक को नहीं हटा सकते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैक का कार्य मुख्य क्रिया के रूप में है मेड, यानी जापान को बनाती है। तो यहाँ पर ये क्या काम कर रही है? मुख्य क्रिया का काम कर रही है। इसलिए हम इसको नहीं हटा सकते, इनेबल को ही हटा सकते हैं। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई वॉज सो टायर्ड दैट आई वॉज अनेबल एंड डिसेबल टू रन। दोस्तों अनेबल और डिसेबल को थोड़ा समझ लेते हैं। इसका नेगेटिव दो तरह से बनते हैं। इनेबल का नेगेटिव दो तरह से बनता है, अनेबल और डिसेबल। यानी जो नॉट एबल हो, जो सक्षम नहीं हो, नॉट एबल। तो इसका भी मतलब नॉट एबल यानी जो सक्षम ना हो। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये उठता होगा, जब दोनों का मतलब एक है तो कुछ तो डिफरेंस रहा होगा कि स्पेलिंग में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस अंतर दोस्तों ये है, अनेबल का मतलब होता है किसी चीज में किसी कारणवश सक्षम ना हो पाना। ये हो जाता है असक्षम हो जाना किसी वश। जैसे फीवर के कारण हम ज़्यादा देर तक चल नहीं सकते, या थकावट की वजह से हम ज़्यादा देर तक चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। तो ये क्या है? अनेबल है। और डिसेबल का मतलब हो जाता है विकलांग से। जो विकलांगता मतलब किसी शरीर के किसी एक अंग का भंग हो जाना, उसके वजह से हम कोई कार्य न कर पाए, ये हमारी क्या होता है? डिसेबल यानी विकलांग के लिए हम क्या करते हैं प्रयोग? डिसेबल का। यानी अनेबल और डिसेबल समझ गए होंगे। अनेबल ये होता है कि जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, थक के बैठ जाएं तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अनेबल हो जाएगा। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसके पैर नहीं है, इसलिए वो खड़ा नहीं हो सकता, तो वो क्या है? डिसेबल है। दोस्तों हम अनेबल और डिसेबल को समझ लिए होंगे। अब आप लोगों को एक चीज चुनना है। आई वॉज सो टायर्ड, मैं इतना थका था
कि दैट आई वाज अनेबल या डिसेबल, इसमें से क्या लगाना है, टू रन। आई वाज सो टायर्ड, मैं इतना थका था कि दैट आई वाज अनेबल या डिसेबल टू रन, यानी मैं अनेबल था या डिसेबल था रन दौड़ने में। तो आप लोग बताइएगा कि टायर्ड वही थके होने के कारण वो अनेबल था या डिसेबल था, क्योंकि उस ऐसा नहीं था कि उसका कोई शरीर में कोई दिक्कत थी, वो थका था इसलिए वो क्या होगा, अनेबल होगा, लेकिन डिसेबल यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि डिसेबल का मतलब हो जाता है विकलांगता से। तो ये हम हटा देंगे। हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई वॉज सो टायर्ड, मैं इतना थका था, दैट की आई वॉज अनेबल टू रन, मैं दौड़ने में असमर्थ था। ही वॉज लैम, यानी वह लंगड़ा था। सो ही वॉज lame, so he was unable or disabled to walk. He was lame, unable या disabled to walk. दोस्तों इसमें हम क्या चूज करेंगे, unable या disabled, क्योंकि वह लंगड़ा था। He was lame, वह लंगड़ा था। So तो फिर he was unable या disabled to walk, वह चलने में असमर्थ था। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, अनेबल या डिसेबल। तो इसमें दोस्तों हम डिसेबल का प्रयोग करेंगे और अनेबल को हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैर नहीं था, इसलिए वो डिसेबल था, यानी विकलांग था, तो वॉक चलने में। और यहाँ पर हम अनेबल का प्रयोग करेंगे और वहाँ पर हम डिसेबल का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों समझ गए होंगे। हम अनेबल और डिसेबल दोनों का मतलब होता है नॉट एबल और नॉट एबल, लेकिन अगर भिन्नता की करी जाए तो अनेबल का मतलब होता है किसी कारण से अक्षम में हो जाना और डिसेबल का मतलब हो जाता है कि विकलांग होना। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये एग्जाम पर्पज से काफी इम्पोर्टेंट है। ये अनेबल और डिसेबल में आपको कंफ्यूजन करा सकता है।